फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू यहाँ पे झारखंड टेट की, ठीक है, कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024, ओके। और क्लास यहाँ पे जीके जीएस की है, प्रैक्टिस 5। जी हाँ, जो यहाँ पे आपका झारखंड टेट का फर्स्ट पेपर है ना, तो यहाँ पर जो है ईवीएस के पोर्शन में इन्होंने जीके और जीएस को इंक्लूड कर दिया। अब भाई जीके और जीएस में देखो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, वो चाहे आपके झारखंड स्टेट से रिलेटेड हो, या फिर थोड़ा ईवीएस का पोर्शन हो, या फिर थोड़ा आपका इंडिया का इन्वायरमेंट हो, या फिर थोड़ा आपका ज्योग्राफी का हो, थोड़ा आपका पॉलिटी का हो, ठीक है। तो देखो जीके में हम आपको जो है ये सारे ही एमसीक्यूज मिक्सुअल वाले कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 है, और जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो देख लें, बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट बना दी गई है, ओके जाके। तो चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट है, और भाई जो सारे क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन के, ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलेंगे और इनकी इमेज भी मिलेगी, प्लस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो तो भाई क्वेश्चन फर्स्ट है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रीट और एग्जीक्यूट करता है। उस उपकरण का नाम बताना है जो कंप्यूटर में जो निर्देश है और इंटरप्रेट है और एग्जीक्यूट है, ठीक है, कौन करता है? क्या सीपीयू या फिर एएलयू या फिर सीयू या फिर कैश? वो करता है सीपीयू। क्या करता है भाई? सीपीयू करता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके घर पे भी होगा, ओके, जिसके भी घर पे है। तो देखो इस तरह का होता है सीपीयू, ओके। चलो अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं एक्चुअल में ये है क्या। अब अगर यहाँ पे हम सीपीयू के बारे में जाने तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए आपको। सीपीयू इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपके बेसिक से एग्जाम होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। कैसे बनता है? देखो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यह कंप्यूटर के मुख्य भाग में से एक होता है, ओके। चलो, और कंप्यूटर की सभी कार्यों को कंट्रोल और प्रोसेस भी करता है। अगर पूछे कि कंप्यूटर की सभी कार्यों को कंट्रोल और प्रोसेस कौन करता है, तो सीपीयू करता है। अच्छा, सीपीयू किसी कंप्यूटर की मानसिक और भौतिक कार्यों का मुख्य केंद्र होता है। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, एक जो मानव है, मनुष्य है, उसका जो यहाँ पे आपकी भाई जो पूरी पर्सनैलिटी है, बॉडी है, तो सबसे जो बेस्ट यहाँ पे केंद्र है जिसमें, ठीक है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का कंट्रोल है, प्रोसेस है, क्या है? आपका माइंड है कि नहीं? क्या है? आपका माइंड है। इसी तरीके से भाई जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो माइंड है क्या है भाई? सीपीयू है। पूरा कंट्रोल प्रोसेस जो है उसके ही हाथ में है, ठीक है। और इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स और तार्क्स को प्रोसेस करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, हमने जो है यहाँ पे सीपीयू के बारे में पढ़ा, और भी थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रास के बारे में बता दे रही हूँ। देखो, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन पैसा कमाना। सीपीयू के द्वारा डेटा की प्रोसेसिंग और मेमोरी से डेटा को पढ़ना और लिखना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करना, गेमिंग, वीडियोस एडिटिंग, वेब ब्राउजिंग और भी अन्य कंप्यूटर कार्यों को संचालित किया जा सकता है। बिल्कुल आप देखते होंगे, ओके। इसलिए सीपीयू कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंस हिस्सा माना जाता है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। अगर भाई सीपीयू ही नहीं है, आपके पास में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं लेकिन सीपीयू नहीं है आपके पास में, तो भाई कोई फायदा नहीं है उसका, ओके। परिवर्तनों के साथ ध्यान को संतुलित करना, ठीक है। तो भाई हमने सीपीयू के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा, और मैंने बताया आपको, है ना, बेसिक सा कि क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है क्या है एक्चुअल में। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है? बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, और भाई आगे भी पूछे जाएंगे और अब से पहले भी पूछे गए हैं। उदंत मादंत है, या फिर तरुण भारती है, या फिर आनंद बाजार पत्रिका है, या फिर केसरी है? अगर हम बात करें समाचार पत्र की, तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? वो था उदंत मातृदंड। क्या था? उदंत मातृदंड। ए ऑप्शन से यहाँ पे राइट होगा। और आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट यहाँ पे इसके सामने ही क्वेश्चंस के इमेज दिख रही है आपको। जी हाँ, ये जो यहाँ पे उदंत मातृदंड है ना, ठीक है, यही क्या है? यही जो है भारत का पहला, ठीक है, अखबार है। ध्यान से देख लो किस तरह का है, कैसी लैंग्वेज है। भारत के पहले हिंदी अखबार की अगर बात करें, तो पहला हिंदी अखबार जो है उदंत मातृदंड था, और इस अखबार का जो प्रकाशन है वो 30 मई 1826 को किया गया था। अगर पूछ ले कि भाई इसका जो है प्रकाशन कब किया था, तो 30 मई 1826 को, ठीक है। इसमें जो है यही बेसिक 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? अगर हम बात करते हैं खिलजी वंश के ठीक बाद भाई किस वंश ने दिल्ली पर जो है शासन किया था?
क्या लोधी वंश थे, तुगलक वंश थे, राजपूत वंश था या फिर शैद वंश था? अगर बात करते हैं यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस की, तो भाई खिलजी वंश के बाद में जो है तुगलक वंश ने दिल्ली पर क्या किया था, शासन किया था। जी हाँ बिल्कुल, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे हम यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में जो खिलजी वंश है इसके तुरंत बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया, है ना। तुगलक वंश जो है इसने 1320 से 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। भाई जो तुगलक वंश है वो कब से कब तक दिल्ली के सिंहासन पर रहा? वो रहा 1320 से 1414, ठीक है। ये भी आपको इसका टाइमिंग थोड़ा देख लेना है, ओके, बेसिक सा है लेकिन इमेज में फिक्स हो जाता है अगर आप जो है देखते रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ब्लैंक, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा स्टेट है? क्या ओडिशा है, झारखंड है, बिहार है, फिर राजस्थान है? अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कि भारत में जो मैग्नीज अयस्क है यहाँ पे जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में? तो भाई वो है उड़ीसा। जी हाँ, क्या है? उड़ीसा है। और बिल्कुल ये देखो यहाँ पे ये है पूरा इंडिया का मैप, और भाई इंडिया के मैप में जो ये आपको रेड वाला दिख रहा है ना, रेड वाला जो ये पे सिंबल दिख रहा है, जी हाँ, यही क्या है? ओडिशा है। यही क्या है? ओडिशा की लोकेशन है। अगर पूछे कि ओडिशा की लोकेशन जो है किस साइड में है, तो ध्यान से देखो, ऐसे जो है बीच में प्लस का निशान लगाओ, इधर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। अब देखो, आप खुद ही देखो कि यहाँ पे जो है ओडिशा जो है किस साइड में है। बिल्कुल ओडिशा जो है बच्चा यहाँ पे आपका दक्षिण और पूर्व की साइड में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लें। हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो ओडिशा में है, जबकि सर्वाधिक अगर मैग्नीज उत्पादक राज्य की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? मैग्नीज वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा उत्पादक देश मैग्नीज में कौन सी कंट्री है, वो है भाई चीन, ठीक है। विश्व का लगभग 37% मैग्नीज चीन उत्पादित करता है, ओके। जो है बेसिक से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो RMSA है इसका पूर्ण रूप क्या है। भाई आपको इसकी जो है फुल फॉर्म बतानी है। RMSA इसकी आपको जो है फुल फॉर्म बतानी है। क्या राष्ट्रीय उच्च मध्यम शिक्षा अध्यक्ष है, क्या राष्ट्र माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान है, क्या राष्ट्र मधुर समिति अभियान है, या फिर क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है? तो अगर हम बात करें RMSA की फुल फॉर्म की, तो भाई यहाँ पे होगी क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि ये इसका क्या होता है? मीन्स होता है, मतलब है। और बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी बताऊंगी, ओके। देखो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, पढ़े चलो और बढ़े चलो, ओके। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय, ओके, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ओके, यही होता है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। किसकी? भाई जो भारत सरकार है ना उसकी ये एक प्रमुख योजना है, और जिसे माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये जो है मार्च 2009 में शुरू किया गया था। अगर पूछे कि ये जो है कब शुरू किया गया, तो मार्च 2009 में शुरू किया गया। और ये किस सरकार की एक प्रमुख योजना है? भाई भारत सरकार की प्रमुख योजना है, ओके। और अगर पूछे कि RMSA का पूर्ण रूप क्या है, तो बता देना है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। जैसे कि आप यहाँ पे झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपका एक टीचिंग लेवल का ही MCQ से क्वेश्चन से तो भाई पूछा जा सकता है, ओके। आपको थोड़ा इस पर ध्यान दे लेना है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? जो नहीं है ना वो बताना है। क्या रुपए, एकीकृत भुगतान अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार, या फिर भारत इंटरफेस फॉर मनी? अगर बात की जाए कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, तो भाई नहीं कौन सा है? देखो यहाँ पे जो है विदेशी मुद्रा जो भंडार है ना वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, बल्कि रुपए, एकीकृत भुगतान अंतर्राष्ट्रीय, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बिल्कुल भाई ये तो हमारे अपने हैं, लेकिन जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारी अपनी थोड़ा ही ना है, ठीक है, वो हमारी अपनी थोड़ा ही ना, वो तो अगर भाई हमें चाहिए तो आयात कर लेते हैं ना, वो हमारी नहीं है। देखो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखो ये सारी क्या है? ये भाई यहाँ पे विदेशी मुद्रा है, सारी क्या है? विदेशी मुद्रा। देखो यहाँ पे ये देखो ये जो है यूरोप की है ना, भाई USA यूरोप है ना, अलग अलग जो है सबकी है अपनी अपनी। नेक्स्ट थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये स्थापित एक निगम है, और जिसे जो है भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो भाई 2008 में हुई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन और गजब वाला क्वेश्चन है।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल या तो आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है बताइए, या फिर ये पूछा जाएगा कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। बस इस तरह के दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या बेतवा है, चंबल है, हिंडन है या फिर गंडक है। तो भाई यमुना नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पे गंडक नहीं है। अब कौन कौन सी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, क्योंकि यहाँ पे ये आपके सामने जस्ट मैप है, मैं आपको बताऊंगी। देखो ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, ये क्या है, ये भाई यमुना नदी है। और मैं बताऊंगी कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी। देखो एक तो कैन है, एक बेतवा है, एक यहाँ पे सिंध है, ओके, एक यहाँ पे चंबल है, और एक यहाँ पे जो है काली सिंध है, और भाई एक यहाँ पे जो है प्रभावती है। और अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा जूम करके, ओके, अब तो दिख रहा होगा ना आपको, है ना, मैंने जूम कर दिया। अब देखो भाई ध्यान से देखो, और यहाँ पे जो है ये क्या है, व्यास है, ठीक है। तो व्यास, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और भाई यहाँ पे जो है प्रभाती, और यहाँ पे काली सिंध है ना, और यहाँ पे जो है ये दसन। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, ये जो आपको ग्रीन यहाँ पे लाइन दिख रही है, यही क्या है, यही यमुना नदी है। आप खुद देख लो, क्या इसमें गंडक नदी है, नहीं है ना। क्या इसमें गंडक नदी है, बिल्कुल नहीं। तो बस हमसे क्वेश्चन यही पूछा है, इसलिए ही मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए ये मैप भी रेडी किया है कि भाई बच्चों को समझा देंगे, जिससे कि उसे भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ, ओके। और मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी सहायक नदी है, तो उसको नोट डाउन कर लेना आप, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सके, ओके। नेक्स्ट चलो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वह नदी जो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, जो सहायक नदी नहीं है वो है गंडक या फिर गंडकी नदी। अगर दूसरी ओर हम देखते हैं तो गंडक और जो गंडकी नदी है ये नेपाल की एक प्रमुख नदी है, और भारत में गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी है, और तो यह है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। भाई बेहतरीन एमसीक्यूज है बिल्कुल। क्या चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून, देवप्रयाग। और बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है किससे रिलेटेड है भाई, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी गंगा से रिलेटेड है, जो गंगा नदी है ना। तो बेस्ट तो रहेगा ही एमसीक्यूज। बताना है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है, देखो भाई देवप्रयाग। कहाँ, देवप्रयाग। बिल्कुल आप मैपिंग के थ्रू देखो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैपिंग के थ्रू सब कुछ देखो। देखो इधर तो क्या है भाई, यहाँ पे इधर क्या है, ये तो है भागीरथी, जो ग्रीन ग्रीन सा पानी दिख रहा है ना, और ये क्या है यहाँ पे गंगा, और इधर क्या है ये अलकनंदा, है ना। तो देखो इन सब का जो मिलन हो रहा है कहाँ पर, देवप्रयाग में। कहाँ पर हो रहा है, देवप्रयाग में हो रहा है। तो ध्यान से देख लो, बिल्कुल आप मैपिंग के थ्रू अगर देखोगे तो वो जो है इमेज आपकी आंखों में जो है बनी रहेगी, ठीक है। ये उत्तराखंड में सतोपंत और भागीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगर बात करें अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है कहाँ पे होता है, देवप्रयाग। बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि नहीं, मैपिंग में दिखाया है ना। और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। देखो जब अलकनंदा और भागीरथी नदी, इन दोनों नदियों का जब संगम होता है, संगम होकर जब ये जो है एक नदी बन जाती है, फिर जो है अलकनंदा तो नाम इनका समाप्त हो जाता है, फिर ये जो है यहाँ पर गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, फिर ये जो है यहाँ पर गंगा के नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग में, ओके। चलो नेक्स्ट, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1991 या फिर 1959 या फिर 1964 या फिर 1955। तो भाई भारत में आयुध अधिनियम अगर बात करें किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1959 में। सो यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। चलो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्चुअल में जो आयुध एक्ट है या सशस्त्र अधिनियम है, ये 1959 यानी कि आर्म्स एक्ट 1959 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, और जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न था,
क्या उद्देश्य था, है ना, बताया। जो आयुध अधिनियम या फिर शस्त्र अधिनियम है ये 1959 में जो है पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा, है ना। क्यों बनाया गया था, क्या उद्देश्य है इसका, क्या एम्स है इसका, तो इसका एम्स यही था कि जो अवैध हथियार है और जो गोला बारूद है उनसे होने वाली जो भी हिंसा है उसको रोकने के लिए इसको जो है बनाया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको जो नहीं है ना वो बताना है। क्या यहाँ पे पेपरमिंट मेंटोस कैडी है, क्या चॉकलेट सिरप है, क्या बड़ा प्लास्टिक टारफ या फिर ग्राउंड कवर है, क्या यहाँ पे डाइट कोक है। तो भाई इनमें से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है, वो है चॉकलेट सिरप। क्या है, चॉकलेट सिरप। ओके, चलो बेहतरीन क्वेश्चन, गजब वाला क्वेश्चन। यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय जो मानक समय है ग्रीनविच, ठीक है, माध्य समय ब्लैंक से कितने आगे हैं। क्या 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, या फिर 7 घंटे 15 मिनट, या फिर 5 घंटे 30 मिनट। ये जो MCQs है ना ये आपका UPPCS के एग्जाम्स में, या फिर UPSC के एग्जाम्स हो, या फिर UPPCS या फिर BPSC, है ना, ये जितने भी या फिर टीचिंग लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो भाई भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय ब्लैंक से कितना आगे है, तो पहले तो आप इसका आंसर जान लो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। देखो यहाँ पे मैपिंग देख लो आप। अगर हम बात करते हैं भाई मैप में, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है जो ये मानक समय है, ठीक है, ये भारत के कितने राज्य से होके गुजरती है। तो यहाँ पे देखो ये जो है भारत के जो आपको लाइन दिख रही ना ये वाली, एक मिनट, ये जो ये वाली लाइन दिख रही है, ओके, यही क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है। और ये जो है भारत के पूरे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से आप ये जान लो। देखो सबसे पहले तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वही है, फिर भाई मध्य प्रदेश भी है, फिर छत्तीसगढ़ भी है, फिर उड़ीसा भी है, और भाई आंध्र प्रदेश भी है। ये जो 5 स्टेट है यहाँ से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य से। एक क्वेश्चन हुआ, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, 2 क्वेश्चन हुए, है कि नहीं, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ओके, चलो अब कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट्स है। भारतीय मानक समय जिसको हम IST भी बोलते हैं और ग्रीनविच मानक समय जिसको हम GMT बोलते हैं, इसके बीच में 5 घंटे 30 मिनट का क्या है डिफरेंस है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है। भारतीय मानक समय IST की गणना अगर की जाए तो 82.5 पूर्व देशांतर के आधार पर की जाती है। और यह देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर शहर के ठीक पश्चिम में है। और मिर्ज़ापुर और ग्रीनविच में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल वेधशाला के बीच में देशांतर का जो अंतर है वो 5.5 घंटे मिनट के सटीक समय अंतर में बदल जाता है। ओके, कहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया। ओके, हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। अगर पूछे आपसे कि 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितने घंटे का अंतर आता है, जी हाँ ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, वो आता है 1 घंटे का। चलो, तो इसी वजह से ग्रीनविच माध्य जो समय है जिसे 0 डिग्री देशांतर चुना गया है, तो इसे 82.5 पूर्व होने के चलते समय का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे क्या है आगे है। भारत में एक समय क्षेत्र है जिसमें UTC प्लस 5.5, ठीक है, समय का समायोजन है। भारत में दिवालोक बचत समय या फिर अन्य कोई मौसमी समायोग नहीं है। हालांकि DST 1962 जब भारत चीन युद्ध और 1965 में जब भारत पाक युद्ध और जो 1931 में भारत पाक युद्ध में ये क्या था, लागू था। ओके, अगर पूछ लिया जाए कि भाई जब ये युद्ध हुआ था क्या तब भी ये लागू था, जी हाँ तब भी लागू था। ओके, चलो बेहतरीन क्वेश्चन। मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक है भाई वो कौन था, क्या बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ब्रह्मदत्त या फिर अशोक, तो वो थे कौन भाई, यहाँ पे चंद्रगुप्त थे। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन थे, है तो थे बहुत सारे लेकिन प्रथम पूछा है तो चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ बिल्कुल, आप जो है इन योद्धा की यहाँ पे जो है बहुत ही प्यार से एक जो है ये इमेज देख सकते हैं। और इनके लिए जो है आप थोड़ा थम्सअप कीजिए और कमेंट भी कीजिए और ठीक है वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना संगठित की और नंद राजा को उखाड़ फेंका, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का पहला राजा और संस्थापक भी माना जाता है। भाई अब ये ही जो है मौर्य वंश के पहले राजा और संस्थापक क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी सेना संगठित की और नंद राजा को उखाड़ के फेंका, इनकी हरा दिया। और इनकी माता का अगर नाम की बात करें तो वो है मूर्था, इसलिए उन्हें संस्कृत में मौर्य कहा गया। उन्हें मौर्य क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी माता का नाम मूर्था और फिर भाई इनको जो है संस्कृत में मौर्य कहा गया। ओके,
जिसका अर्थ होता है मुर का पुत्र। इसकी माता का नाम था क्या, मुर, और इनको ही जो है संस्कृत में क्या कहा गया, इनको ही संस्कृत में यहाँ पे मौर्य कहा गया। तो भाई मुर का पुत्र क्या हुआ, देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका यहाँ पे मीन्स होता है मुर का पुत्र, और इस प्रकार उनका वंश मौर्य वंश कहलाया। ओके चलो बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, वो है अनुच्छेद 14। क्या है, अनुच्छेद 14 है। आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट रुको। चलो भाई बात हुई है समता, देखो समता कह लो फिर समानता, बात हुई है समता या फिर समानता के अधिकार की, तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अब अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिरोध। भाई अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे धर्म, ठीक है, धर्म को लेकर भेदभाव करता है, जाति को लेकर भेदभाव करता है, रंग को कि तुम काले हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठोगे, तुम हमारे साथ नहीं बोलोगे, तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, तो ये भी क्या है, प्रतिषेध है। ओके, तुम लोगों को सजा दी जाएगी अगर तुम लोग ऐसा करोगे, है ना। अगर लिंग पर कि तुम लड़की हो क्यों हो, तुम लड़के हो क्यों हो, है ना, इस तरीके के यहाँ पे, या फिर कुछ भी, ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है इस तरीके का भेदभाव नहीं चलेगा इसमें। अगर अनुच्छेद 16 की बात करें तो सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच। ओके, अनुच्छेद 17 की बात की जाए, ये बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पर्शता का उन्मूलन। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का उन्मूलन। ओके, तो इस तरीके से 14 से 18 और मैंने आपको बताया। चलो, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ, तो भाई ये शुरू हुआ 1959 में। कब, 1959 में ये शुरू हुआ। आगे बेहतरीन, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे, तो फील्ड मार्शल के पद पर अगर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना की बात की जाए तो वो थे भाई यहाँ पे कौन, से मानेकशॉ। कौन, से मानेकशॉ। ओके, बिल्कुल आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, जी हाँ यही है, कौन, से मानेकशॉ। ओके, और गाइज इनका जो बर्थ है वो 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब राज्य, ठीक है, में होता है भारत में। और भाई मृत्यु 27 जून 2008 में वेलिंगटन तमिलनाडु राज्य में होती है। और फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले ये पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे जो भारतीय सेना में प्राप्त की जा सकने वाली सर्वोच्च क्या है, रैंक है। चलो, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए बहुत ही गजब के लिए हुए हैं। भारत में द्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, द्री या फिर ड्री। ओके, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो भाई भारत में अगर द्री उत्सव की स्टार्टिंग की बात करें कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल आप यहाँ पे जो है इमेज देख सकते हैं, यही है क्या भाई, द्री उत्सव। ओके, और ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। द्री या ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय फेस्टिवल है और यह अपतानी जनजाति का एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। अगर पूछे कि ये कौन सी जनजाति का है, अपतानी जनजाति का है। और भाई ये क्या है, एक कृषि फेस्टिवल है, कृषि त्योहार है, और यह अपतानी द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा भी त्योहार है, और इसमें बलि और प्रार्थना भी की जाती है। सो गाइज ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि बहुत ही बेहतरीन थे, है ना। ये स्पेशल झारखंड टेट के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास थी, जीके जीएस के पेपर फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर वाकई ही आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे जो है बेहतरीन से बेहतरीन इसी तरह के नेक्स्ट एमसीक्यूज लेने के लिए आप जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, अब चलो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।